अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर डर और उदासी से जोड़ते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भीड़ में रहना अच्छा है, दोस्त होना जरूरी है और अकेले रहना कुछ कमजोरी या गलती का संकेत है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, हम धीरे धीरे समझते हैं कि कभी कभी वही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जब शोर कम होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने की कला, यह कोई भागना नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक चुनाव है, एक आत्मिक अभ्यास है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर सिर्फ अपने साथ बैठते हैं, तो हमें पहली बार यह समझ आता है कि हम कौन हैं। अकेलापन एक दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। आज की दुनिया में जहां हर पल मोबाइल की घंटियां बज रही हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोग दिख रहे हैं, वहां सबसे कठिन काम है खुद के साथ वक्त बिताना। हम दूसरों के साथ रहना सीख गए हैं, लेकिन खुद के साथ रहना भूल गए हैं। हम हर वक्त किसी न किसी से वैलिडेशन चाहते हैं, लाइक, कमेंट, तारीफ या सहमति। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी कंपनी में खुश हूं? अगर नहीं, तो शायद ये किताब आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। इस किताब में हम जानेंगे कि अकेले रहना कैसे एक कला है जिसे धीरे धीरे सीखा जा सकता है। कैसे सॉलिट्यूड यानी एकांत आपको भीतर से मजबूत बनाता है। कैसे अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, आपकी सोच को साफ करता है और आपकी आत्मा को शांति देता है। ये किताब आपको यह नहीं कहेगी कि दूसरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह सिखाएगी कि जब आप खुद के साथ पूर्ण होंगे, तब आपके रिश्ते और भी गहरे और सच्चे होंगे। क्योंकि सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती और सच्चा जीवन तभी फलता फूलता है जब उसकी नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसंवाद पर टिकी हो। तो अगर आप थक चुके हैं शोर से, रिश्तों की खींचतान से, उम्मीदों के बोझ से, अगर आप महसूस करना चाहते हैं भीड़ में खोने की बजाय खुद में मिलने का सुख, तो ये सफ़र आपके लिए है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन आपको सिखाएगा कि अकेले रहना डरावना नहीं, आज़ाद करने वाला अनुभव है। जहां आप हर उस हिस्से से जुड़ते हैं जिसे आप दुनिया की भागदौड़ में खो चुके थे। ये किताब आपको सिखाएगी अकेलापन कमजोरी नहीं, एक सुंदर शक्ति है। बस उसे समझने, अपनाने और जीने की कला चाहिए। चैप्टर 1, अकेलापन और तन्हाई, फर्क समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग जब अकेलापन शब्द सुनते हैं, तो उनके मन में जो पहली भावना आती है वो है दर्द, खालीपन या उदासी। लेकिन क्या वाकई अकेले रहना इतना नकारात्मक होता है? नहीं। दरअसल जो चीज़ हमें तकलीफ देती है वो अकेलापन नहीं है, वो है तन्हाई। और अकेलापन और तन्हाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तन्हाई तब होती है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास हो, कोई हमें समझे, कोई हमारा हो, लेकिन वो नहीं होता। ये एक कमी है, एक अधूरापन है जो दिल को चुभता है। लेकिन अकेलापन वो स्थिति है जिसे हम खुद चुनते हैं, जानबूझकर, सोच समझकर। अकेलापन तब होता है जब हम भीड़ से हटकर, दुनिया की आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए शांत करके, सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना चाहते हैं। यह कोई अभाव नहीं, बल्कि एक चेतन निर्णय होता है। इस अध्याय में लेखक हमें सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम अकेले रहना सीख लें सच में, दिल से, तो हम कभी तन्हा महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अकेलापन हमें जोड़ता है खुद से, अपने विचारों से, अपने डर और सपनों से। जबकि तन्हाई हमें काट देती है दूसरों से और सबसे ज्यादा अपने आप से। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक तालाब का। अगर उस तालाब में हर समय कोई पत्थर फेंकता रहे, तो उसकी सतह कभी शांत नहीं होती। लेकिन अगर कुछ देर कोई हलचल न हो, तो सतह बिल्कुल साफ हो जाती है और हमें उसके अंदर की गहराई दिखने लगती है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ। जब हम लगातार लोगों के बीच होते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर डूबे रहते हैं, तो हम बाहर से जुड़े होते हैं, लेकिन अंदर से खो जाते हैं। और जब हम थोड़ा अकेले रहते हैं, तब हमारी भीतर की सतह शांत होती है। और तब हमें अपनी ही गहराई दिखाई देने लगती है। लेखक इस अध्याय में बताता है कि क्यों हर इंसान को अकेलापन अपनाना चाहिए, नकारात्मक सोच से बचने के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक चेतना को जगाने के लिए। अकेले रहने का मतलब है अपने साथ बैठना, अपने मन को सुनना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, बिना किसी डर या जजमेंट के। इस अध्याय का एक और मुख्य संदेश है, जो अकेले रहना जानता है, वही सच्चे रिश्ते निभा सकता है। क्योंकि जब आप खुद के साथ पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, तभी आप किसी और से बिना अपेक्षा के जुड़ते हैं। तभी आपका प्यार शुद्ध होता है, बिना डर, जलन या चिपकाव के। लेखक सलाह देता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी असहजता महसूस होगी। जब आप खुद से बातें करने लगेंगे, तो शायद कुछ पुराने जख्म भी खुलेंगे। लेकिन यही तो असली हीलिंग है। क्योंकि जब तक आप उन भावनाओं का सामना नहीं करेंगे, आप कभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अध्याय के अंत में एक साधारण सा अभ्यास सुझाया गया है, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना संगीत, खुद के साथ बैठिए। कुछ मत करिए, सिर्फ चुपचाप बैठिए और महसूस कीजिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं।
शुरुआत में मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो 10 मिनट आपके दिन का सबसे गहरा हिस्सा बन गए हैं। और यहीं से शुरू होती है अकेले होने की कला। पहला कदम है तन्हाई और अकेलेपन के फर्क को समझना। एक आपको तोड़ता है, दूसरा आपको जोड़ता है। और जब आप इस फर्क को समझ जाते हैं तो आप अकेले होते हुए भी कभी अकेले महसूस नहीं करते। आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। चैप्टर 2, खुद से मुलाकात, आत्म संवाद की शक्ति। इस अध्याय में लेखक हमें उस पहली सच्ची और सबसे ज़रूरी मुलाकात की ओर ले जाता है जो हम अपने आप से करते हैं। अकेले रहने का मतलब सिर्फ शांति में बैठ जाना नहीं है, बल्कि यह है अपने भीतर झांकना, खुद से सवाल पूछना और उन जवाबों को सुनना जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते रहते हैं। हमारा दिमाग दिन भर में हजारों विचारों से भरा होता है, क्या करना है, क्या बोलना है, कौन क्या सोचता है, क्या छूट गया, क्या पाना है। इस शोर में हम कभी ठहर कर नहीं सोचते कि हम क्या हैं, हमें क्या चाहिए और हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम अकेले होते हैं, असली अकेले, तो ये पहली बार होता है जब हम खुद से बात करना शुरू करते हैं। लेखक इस अध्याय में आत्म संवाद की ताकत के बारे में गहराई से बात करता है। वो कहता है कि अक्सर लोग बाहर की दुनिया से सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन वे अपने भीतर नहीं झांकते कि शायद उन्हें खुद को ही कभी समझने का मौका नहीं मिला। यहाँ लेखक एक बेहद सरल और प्रभावशाली अभ्यास सुझाता है, जर्नलिंग, यानी अपनी भावनाओं को लिखना। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और अपने मन में जो चल रहा है उसे कागज पर उतारिए। आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो सब बिना फिल्टर, बिना किसी डर के लिखिए। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आत्मा की खिड़की बन जाएगा। आप पाएंगे कि कई बातें जिनका जवाब आप बाहर ढूंढ रहे थे वो आपके ही अंदर मौजूद थीं। इस अध्याय का एक और गहरा पहलू है खुद को स्वीकार करना। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं, काश मैं ज्यादा सुंदर होता, काश मैं सफल होता, काश मेरा अतीत कुछ और होता। लेकिन अकेले रहने का असली मतलब तभी पूरा होता है जब हम अपने असली रूप को बिना शर्त अपनाना सीख जाते हैं। लेखक कहता है, खुद को स्वीकार करना आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। और जब आप खुद से प्रेम करते हो तो आपको दूसरों से प्रेम पाने की जरूरत नहीं रह जाती, वो अपने आप मिलने लगता है। इस अध्याय में एक और सुंदर बिंदु आता है, मौन की भाषा। जब आप चुप होते हैं, कोई बात नहीं कर रहे होते, तब भी एक संवाद चल रहा होता है, आपके और आपके भीतर के, आपके बीच। ये वही संवाद है जो आपको बताएगा कि आप थके हुए हैं, या डर रहे हैं, या बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन इसे सुनने के लिए आपको व्यस्त रहना बंद करना होगा और बस होना सीखना होगा। अध्याय के अंत में लेखक याद दिलाता है कि आत्म संवाद कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। जैसे आप किसी दोस्त के करीब धीरे धीरे आते हैं, वैसे ही आप खुद के करीब भी समय लेकर पहुंचते हैं। और जब आप एक बार खुद से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी भीड़, कोई भी तन्हाई आपको तोड़ नहीं सकती। क्योंकि जब आप खुद के साथ होते हैं तो आप सबसे भरोसेमंद साथी के साथ होते हैं, जो ना आपको जज करता है, ना छोड़कर जाता है और ना ही आपसे कुछ मांगता है, बस आपको सुनता है। और यही आत्म संवाद की सबसे गहरी शक्ति है। चैप्टर 3, अकेलेपन में छुपा आत्मबल। जब कोई नहीं होता तब तुम खुद होते हो। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे सत्य को सामने लाता है कि अकेलापन सिर्फ खामोशी नहीं लाता, वो भीतर की ताकत को भी उजागर करता है। जब हम अकेले होते हैं तो बाहरी सहारे, राय, तालियां, सलाहें, सब धीरे धीरे हटने लगती हैं। और तब सामने आता है केवल हमारा असली स्वरूप। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहने का मतलब है कमजोरी, लेकिन सच यह है कि जो अकेले रह सकता है वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। क्योंकि जब कोई नहीं होता तब आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। आपको खुद ही उठना होता है, खुद को समझाना होता है और खुद से कह देना होता है, तू अकेला नहीं है, तू ही काफी है। इस अध्याय में लेखक कुछ ऐसे उदाहरण देता है जहां महान व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णय अकेले रहते हुए लिए। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में अकेले थे तब उन्होंने सत्याग्रह का विचार गढ़ा। बुद्ध को ज्ञान तब मिला जब वो दुनिया छोड़ अकेले बैठ गए। और यही बात लेखक बताता है, असली शक्ति शोर में नहीं, एकांत में जन्म लेती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके डर खुलकर सामने आते हैं। शुरुआत में ये डर आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे भागे नहीं बल्कि उन्हें देखें, स्वीकारें और समझें तो वही डर आपको आत्मबल में बदलने लगते हैं। क्योंकि डर सिर्फ तब तक डर होता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। एक बार पहचान लिया तो वो कमजोरी नहीं, आपकी सीख बन जाता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात सामने आती है, इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी भावनात्मक स्वतंत्रता। अक्सर हम अपने मूड, खुशी, शांति को दूसरों के व्यवहार पर टिका देते हैं। कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है, कोई नजरअंदाज कर दे तो टूट जाते हैं।
लेकिन जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं भीतर से संचालित होने लगती हैं, ना कि बाहरी दुनिया से। और यही असली आज़ादी है। लेखक यहाँ एक अभ्यास भी सुझाता है, हर बार जब कोई बाहरी घटना आपका मूड बिगाड़े तो उस पर खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यह व्यक्ति या परिस्थिति नहीं होती तब भी क्या मैं खुद को शांत रख पाता। इस सवाल से आप खुद को बेहतर जानने लगते हैं और अपने अंदर के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो हमेशा स्थिर और शांत रहता है। अध्याय के अंत में लेखक कहता है, जब दुनिया से तुम्हारा रिश्ता थोड़ा ढीला पड़ता है तभी तुम खुद से एक मजबूत रिश्ता बना पाते हो। और यही रिश्ता जो खुद से होता है वो हर रिश्ते की नींव बनता है। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो डरिए मत, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब वही समय होता है जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सबसे साफ सुन सकते हैं। और यही आवाज़ है जो आपको मजबूत बनाएगी, शांत बनाएगी और धीरे धीरे वो बनाएगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 4, भीड़ से अलग होना। जब तुम सब जैसे नहीं हो तब तुम असली हो। इस अध्याय में लेखक उस सबसे आम डर पर गहराई से बात करता है जो अधिकतर लोगों को अकेले रहने नहीं देता। वो डर है भीड़ से अलग होने का डर। आज की दुनिया में हम सभी कहीं ना कहीं किसी भीड़ का हिस्सा हैं, दोस्ती की, परिवार की, सोशल मीडिया की, कॉलेज की, काम की या समाज की। और इन सभी जगहों पर एक चीज़ कॉमन होती है, सबको खुश रखना, सब जैसे बन जाना। लेखक यहाँ बहुत सीधी बात करता है, अगर आप हर किसी की मंजूरी चाहते हो तो आप कभी खुद नहीं बन सकते। जब आप अकेले रहना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह एहसास होता है कि आप पहले कितनी बातें सिर्फ इसीलिए करते थे ताकि लोग आपको स्वीकार करें। कई बार आपने वो बातें नहीं कही जो आप सच में महसूस करते थे, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार आपने वो रास्ता नहीं चुना जो आपका था, क्योंकि वो भीड़ का रास्ता नहीं था। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब आपके आसपास लोगों की राय नहीं होती, तब आप पहली बार खुद से सच बोलना शुरू करते हैं। आप अपने मन से पूछते हैं, क्या मैं वो इंसान हूं जो सच में मुझे बनना था? और ज्यादातर बार जवाब होता है, नहीं। लेखक इस अध्याय में हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि भीड़ से अलग होना कोई रिबेलियन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अकेलापन आपको ये हिम्मत देता है कि आप अपने लिए खड़े हो सकें, भले ही कोई और आपके साथ न हो। यहाँ एक गहरा उदाहरण दिया गया है, एक जंगल में उगने वाले दो पौधे। एक पेड़ सूरज की तरफ झुका हुआ है क्योंकि आसपास के सभी पेड़ उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा अकेला खड़ा है, सीधा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बिना किसी दिशा को फॉलो किए। पहला दिखता है बड़ा, लेकिन कमजोर है क्योंकि वो खुद की दिशा नहीं जानता। दूसरा मजबूत है, भले ही अकेला हो, क्योंकि उसने अपने लिए रास्ता खुद चुना है। अकेले रहने का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि आप अपने जीवन को डिजाइन करना शुरू करते हैं, न कि बस रिएक्ट करते हैं जो दुनिया आप पर थोपती है। आप अपने नियम बनाते हैं, अपने पैशन खोजते हैं और अपनी सीमाएं तय करते हैं। लेखक कहता है, भीड़ में खो जाना आसान है, पर अकेले खड़ा रहना ही असली हिम्मत है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे अकेलेपन की आदत आपको ना कहना सिखाती है। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मांगने लगे, जब कोई आपके समय या ऊर्जा का सम्मान न करे, तब अकेलापन आपको यह आत्मबल देता है कि आप साफ कह सको, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये भी बताया गया है कि जब आप भीड़ से अलग होते हो तो शुरुआत में आपको आलोचना झेलनी पड़ती है। लोग सवाल करेंगे, हंसेंगे, आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी स्वतंत्रता की सराहना करने लगते हैं, क्योंकि हर कोई भीतर से आज़ाद होना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं करता। इस अध्याय का निष्कर्ष बहुत सुंदर है। तुम्हें पूरी दुनिया से तालमेल नहीं बैठाना, बस खुद से जुड़ना है। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े हो तब तुम कहीं से भी कटे हुए नहीं हो। और यही सच्चा अकेलापन है, जहां तुम सब जैसे नहीं हो, पर वहीं पर तुम सच में खुद होते हो। चैप्टर 5, शांति की खोज। जब बाहर सब थम जाए तब भीतर सब खिलने लगता है। इस अध्याय में लेखक उस अनमोल चीज की बात करता है जिसकी तलाश में हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, शांति। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, रिश्ते ठीक होंगे, काम में सफलता मिलेगी, तब हम शांत होंगे। लेकिन सच ये है कि बाहरी दुनिया की हलचल कभी रुकती ही नहीं। हर एक मंजिल के बाद एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। लेखक बताता है कि असली शांति तब नहीं मिलती जब दुनिया शांत होती है, बल्कि तब मिलती है जब हम अंदर से स्थिर होते हैं। और ये स्थिरता, ये संतुलन तभी आता है जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके आसपास कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई फालतू एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सिर्फ आप होते हैं और आपकी अपनी सांसें। ये वही पल होता है जब आप पहली बार अब में जीना शुरू करते हैं। लेखक कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख इस बात से आता है कि वो या तो अतीत में उलझा होता है या भविष्य को लेकर घबराया होता है। लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। और अकेले रहने का अभ्यास आपको वर्तमान में लाता है। न शोर है, न कंपैरिजन, बस एक गहरी मौन उपस्थिति। इस अध्याय में लेखक हमें धीमी जिंदगी, स्लो लिविंग की सुंदरता के बारे में बताता है।
आज हम हर चीज तेजी में करना चाहते हैं, जल्दी खाना, जल्दी कमाना, जल्दी पहुंच जाना। पर जब आप अकेले होते हैं तो आपको कोई जल्दी नहीं होती। आप चाय पीते समय उसकी गर्माहट महसूस करते हैं, चलते हुए अपने पैरों की आवाज सुनते हैं, सांस लेते हुए हवा की ठंडक को पहचानते हैं। यही अवेयरनेस, यही स्लो जिंदगी आपको शांति देती है। यहाँ लेखक एक खूबसूरत अभ्यास सुझाता है। डेली स्टिलनेस टाइम, हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालिए जब आप कुछ भी ना करें। ना फोन, ना किताब, ना म्यूजिक, बस बैठ जाए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, दिमाग भागेगा। पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपको वो गहराई मिलती है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। लेखक ये भी कहता है कि शांति कोई गंतव्य नहीं है, यह एक अभ्यास है। आपको इसे रोज चुनना पड़ता है। हर बार जब गुस्सा आए तो ठहरिए। हर बार जब मन भागे तो खुद से कहिए, सब ठीक है। शांति मिलती है जब आप किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं पर्याप्त हूं। इस अध्याय का अंतिम संदेश बड़ा सरल और सच्चा है। अगर तुम अंदर से शांत हो गए, तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। और ये शांति तब मिलती है जब आप अकेले रहने की आदत डालते हैं, न शिकायतों के साथ, न खालीपन के साथ, बल्कि उस आत्मिक समर्पण के साथ कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं खुद को सुनना चाहता हूं। जब बाहर की दौड़ रुक जाती है, तब अंदर के फूल खिलने लगते हैं। और वो फूल शांति के, प्रेम के, आनंद के, आपको खुद के सबसे करीब ले जाते हैं। यही है अकेलेपन की असली शक्ति, भीतर की शांति तक पहुंचना। चैप्टर 6, आत्म प्रेम का उपहार। जब तुम खुद को अपनाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें अपनाती है। इस अध्याय में लेखक उस चीज की बात करता है जिसकी तलाश हम अक्सर दूसरों में करते हैं, प्यार। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, हमें अपनाए, बिना शर्त हमें प्यार करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, जब तक हम अपने फ्लॉज, अपनी कमजोरियों और अपने अतीत को गले नहीं लगाते, तब तक हम दुनिया से भी सच्चा प्यार नहीं पा सकते। अकेले रहना आपको वो आईना देता है जिसमें आप अपना असली चेहरा देख सकते हैं, बिना किसी नकाब, बिना दूसरों की राय के। और उस चेहरे को, उस इंसान को जो आप अंदर से हैं, पूरे दिल से अपनाना ही आत्म प्रेम है। लेखक यहाँ बताता है कि जब हम दूसरों से प्यार चाहते हैं, तो अक्सर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई आए और हमें पूरा करे। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, तो आप धीरे धीरे समझते हैं कि आप पहले से ही पूरे हैं। आप अधूरे नहीं थे, बस आपने खुद को कभी गौर से देखा ही नहीं था। इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर बिंदु आता है, हम अपने भीतर की आलोचक आवाज से कितना घिरे रहते हैं। तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो चुके हो, ये सारी बातें हम अपने आप से कह देते हैं, दिन में कितनी बार, बिना रुके। लेखक कहता है, जिस तरह से तुम किसी अपने को दिलासा देते हो, क्या उसी तरह तुम कभी खुद से बात करते हो? क्या तुमने कभी खुद से यह कहा है, तू ठीक है, तू अच्छा है, तू बस थोड़ा थका हुआ है? जब आप अकेले होते हैं और खुद से संवाद करते हैं, तब आपको पहली बार ये समझ आता है कि आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और सबसे करीबी दोस्त भी। और ये तय करना आपके हाथ में है कि आप कौन बनेंगे। यहाँ लेखक एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाता है, मिरर टॉक। हर सुबह या रात को आईने के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में देखिए और खुद से एक सकारात्मक बात कहिए, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं लायक हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। शुरुआत में ये बातें बनावटी लगेंगी, पर जब आप इन्हें रोज बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके अवचेतन में उतरने लगती हैं और फिर आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है और पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि आत्म प्रेम का मतलब केवल खुद को पसंद करना नहीं है, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होना है। अगर आप किसी चीज से दुखी हैं, तो उसे महसूस करना। अगर आपने कोई गलती की है, तो उसे स्वीकार करना, बिना खुद को सजा दिए, बिना खुद से नफरत किए। क्योंकि जब आप खुद को माफ करना सीखते हैं, तब आप दूसरों को भी माफ करना सीख जाते हैं। जब आप खुद को अपनाते हैं, तब दुनिया भी आपको अपनाने लगती है। अध्याय के अंत में लेखक कहता है, दूसरों से प्रेम पाने से पहले खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि सच्चा प्यार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और यही आत्म प्रेम, अकेलेपन की सबसे खूबसूरत खोज है। जब दुनिया दूर हो जाती है और आप सिर्फ खुद के साथ रह जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप ही वो साथी हैं जिसे आप जीवन भर ढूंढते रहे। और जब ये समझ आ जाए, तो फिर आप कभी अकेले नहीं रहते। चैप्टर 7, अकेले रहकर भी जुड़े रहना। जब भीतर से जुड़ाव होता है, तब बाहर की दूरी मायने नहीं रखती। इस अध्याय में लेखक उस गलतफहमी को तोड़ता है, जो बहुत से लोगों के मन में होती है कि अकेले रहने का मतलब है दुनिया से कट जाना, रिश्तों से दूर हो जाना, लोगों से मुंह मोड़ लेना। जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। अकेले रहना, असल में खुद से गहरा जुड़ाव बनाना होता है, ताकि आप दुनिया से और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। जब आप अपने भीतर स्थिर होते हैं, जब आप खुद से संतुलन बना लेते हैं, तब आपके सारे रिश्ते और भी सच्चे, शांत और मजबूत बनते हैं।
क्योंकि तब आप किसी से ज़रूरत के आधार पर नहीं, बल्कि समझ और अपनापन के आधार पर जुड़ते हैं। लेखक कहता है कि बहुत से रिश्ते आजकल सिर्फ इसलिए बोझ बन गए हैं क्योंकि लोग खुद से कटे हुए हैं। जब इंसान खुद को नहीं समझता, तो वो दूसरे से उम्मीद करता है कि वो उसे पूरा करे। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तब रिश्तों में तनाव आता है। लेकिन जब आप अकेले रहना सीखते हैं, जब आप अपने मन की बातें खुद सुनने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे समझते हैं कि दूसरों से जुड़ाव एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक सौंदर्य है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि कैसे अकेले रहकर भी आप भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ सकते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से या फिर समाज से। यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक शांत झील का। झील अकेली होती है, स्थिर होती है, लेकिन उसका पानी सभी को ताजगी देता है, उसकी ठंडक सबके लिए होती है। वैसे ही एक व्यक्ति जो भीतर से स्थिर है, वो दूसरों को भी शांत करता है, बिना शोर के। लेखक एक अभ्यास भी सुझाता है, सक्रिय एकांत, एक्टिव सॉलिट्यूड। इसका मतलब है कि आप अकेले तो हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को कुछ रचनात्मक, सुंदर और अर्थपूर्ण कामों में लगाते हैं, जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना, कविता लिखना, बागवानी या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। इस तरह आप अकेले होते हुए भी दूसरों से गहराई से जुड़े रहते हैं, बिना उनकी उपस्थिति की मांग किए। यह अध्याय इस विचार पर भी रोशनी डालता है कि हम अक्सर कनेक्टेड दिखते हैं, फोन पर, चैट में, मीटिंग्स में, लेकिन असल में डिस्कनेक्टेड होते हैं, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। लेखक कहता है, जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी आप दूसरों से सच में जुड़ पाते हैं। और जब ये जुड़ाव होता है, तब किसी की फिजिकल प्रेजेंस या दूरी से फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर एक प्रेम, एक अपनापन जागता है, जो बिना शब्दों के भी महसूस कराया जा सकता है। अध्याय के अंत में लेखक याद दिलाता है कि अकेलापन आपको जोड़ता है, न सिर्फ खुद से, बल्कि दुनिया से भी, एक अलग, गहरे और शांत रूप में। जब आप खुद से जुड़े होते हैं, तो फिर आप किसी से दूर नहीं होते। आपकी ऊर्जा, आपका भाव, आपकी उपस्थिति, वो सब तक पहुंचती है, भले ही आप एक कमरे में अकेले बैठे हों। और यही जुड़ाव अकेलेपन की सबसे सुंदर अवस्था है। चैप्टर 8, आत्मनिर्भरता की उड़ान। जब तुम खुद पर निर्भर होते हो, तब दुनिया की कोई हालत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इस अंतिम अध्याय में लेखक उस अवस्था की बात करता है, जहां अकेलापन अब डर या आदत नहीं, बल्कि ताकत और आज़ादी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, जब वो खुद से बात करना, खुद से प्रेम करना और खुद के भीतर शांति पाना जान जाता है, तब वो इंसान किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो स्वतंत्र हो जाता है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। लेखक कहता है कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अगर कोई साथ न हो, तो भी आप कमजोर नहीं पड़ते। आपका अस्तित्व किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होता। आप अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपनी शांति खुद से पाते हैं। अकेलेपन की यह यात्रा यहीं आकर पूरी होती है, जहां आप दूसरों के साथ होते हुए भी खुद के केंद्र में रहते हैं। जहां कोई आपको छोड़ दे, तो आप बिखरते नहीं। कोई न समझे, तो भी आप खुद को समझते हैं। कोई आपकी तारीफ न करे, तो भी आप जानते हैं कि आप पर्याप्त हैं। लेखक इस अध्याय में हमें यह भी सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनना समाज से भागना नहीं है, बल्कि यह समाज में रहकर, रिश्तों को निभाकर भी अपने अंदर स्थिर बने रहना है। जब आप भावनात्मक रूप से दूसरों पर टिके नहीं रहते, तब आप और बेहतर साथी, बेहतर दोस्त, बेहतर इंसान बनते हैं, क्योंकि तब आप बिना अपेक्षा के, बिना बोझ के, प्योर कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ एक शानदार उदाहरण दिया गया है, एक पतंग का, जो ऊंचाई पर तभी उड़ती है जब डोरी संतुलन में होती है। अगर डोरी टूट जाए तो वो गिरती है, पर अगर डोरी जरूरत से ज्यादा खींच जाए, तो भी वो नहीं उड़ पाती। उसी तरह आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता काट दो, बल्कि यह है कि रिश्ते हों, लेकिन उनकी डोरी आपके आत्मसम्मान को खींचे नहीं। आप अपने निर्णय खुद लें, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद उठाएं। लेखक अंत में एक संदेश देता है, जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम आज़ाद हो जाते हो। और जब तुम आज़ाद हो जाते हो, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि अब तुम कोई मुखौटा नहीं पहनते, कोई अप्रूवल नहीं मांगते, कोई वैलिडेशन नहीं ढूंढते। अब तुम हो जैसे तुम सच में हो। और यही अकेले रहने की कला का अंतिम फल है, स्वतंत्रता। अध्याय के आखिर में लेखक कहता है कि अकेले रहना सीखना आज की दुनिया में एक सुपर पावर है। ये डर को ताकत में बदलता है, अधूरेपन को संपूर्णता में और बेचैनी को शांति में। जब तुम खुद के साथ ठीक हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें बदल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा आधार, तुम्हारा केंद्र अब तुम्हारे ही भीतर होता है। और यही वो स्थिति है, जहां अकेलापन अब एक अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन जाता है, साधारण, शांत और पूरी तरह सुंदर। पुस्तक का समापन, फाइनल रिफ्लेक्शन। अकेलापन अब डर नहीं, एक शक्ति है, एक नया जीवन जीने की शुरुआत। अब जब हम इस किताब के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो जरूरी है कि पीछे मुड़कर देखें और समझें कि इस यात्रा में हमने क्या पाया। इस पुस्तक की शुरुआत हमने एक आम डर से की थी, अकेले रहने का डर। वो डर जो हमें लगता है कि हमें तोड़ देगा,
हमें उदास कर देगा, हमें दुनिया से काट देगा। लेकिन जैसे जैसे हमने हर अध्याय के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, हमने महसूस किया कि अकेलापन दरअसल एक अद्भुत अवसर है। एक मौका है खुद को जानने का, खुद को हील करने का, और सबसे जरूरी खुद से जुड़ने का। इस अंतिम हिस्से में लेखक हमें यह समझाता है कि अकेलापन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ते में हम डरते भी हैं, रोते भी हैं, पर धीरे धीरे मजबूत होते हैं। ये यात्रा हमें अपने भीतर की परतों तक लेकर जाती है, जहां बचपन के जख्म होते हैं, अधूरे रिश्ते होते हैं, अस्वीकार की गई भावनाएं होती हैं, और इन्हीं सब के बीच हमारा असली स्वरूप छिपा होता है। लेखक कहता है, हम अकेले रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें खुद से मिलने का डर होता है। हमें डर है कि कहीं हमें अपनी कमियां दिख ना जाएं, कहीं वो पुराने घाव फिर से हरे ना हो जाएं, या कहीं हमें यह न समझ आ जाए कि अब तक हम जैसे जी रहे थे वो बस एक दिखावा था। लेकिन जब आप इस डर से गुजरते हैं, तब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप सच में जिंदा होते हैं। इस समापन में लेखक हमें कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलाव अपनाने की सलाह देता है। हर दिन कुछ वक्त सिर्फ खुद के साथ बिताए। ना सोशल मीडिया, ना टीवी, ना कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपकी सांसें। खुद से बातें कीजिए, अपने विचारों को सुने, उन्हें लिखें। सवाल पूछिए और जवाब ढूंढने की जल्दी मत कीजिए। अपने डर को गले लगाए। वो डर जो आपको दुनिया से छिपाता है, दरअसल वही आपको सबसे बड़ा आत्मबल दे सकता है। सीखिए ना कहना। हर रिश्ते, हर काम, हर जगह जाना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है अपने मन का सम्मान करना। आत्म प्रेम को रोज का अभ्यास बनाए। आईने में मुस्कुराए, खुद को माफ कीजिए, खुद को गले लगाए। सबसे अंतिम और गहरी बात जो लेखक इस किताब में छोड़ता है, वो यह है, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक वरदान है, जिसे अगर समझ लिया जाए, तो जिंदगी भीतर से पूरी तरह बदल सकती है। और अब जब आप इस किताब को बंद करेंगे, तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो आपने पढ़ना शुरू किया था। अब आप जान चुके हैं कि अकेले रहना कमजोरी नहीं है। तन्हाई और एकांत में फर्क है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और सबसे जरूरी, आप किसी और से नहीं, खुद से जुड़े बिना कभी सच में खुश नहीं हो सकते। तो अब वक्त है अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का। कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस आप और आपकी अपनी दुनिया, जहां अकेलापन अब सजा नहीं, बल्कि एक सुंदर साधना है। शुभकामनाएं एक नई शुरुआत के लिए।